विगत 8 वर्षों से जनपद औरैया में मुख्यतः महिलाओं के लिए काम कर रही है। कौन सी महिलाओं के लिए? जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो महिलाएं दलित वंचित समुदाय की गरीब परिवार की महिलाएं हैं। तो आप सब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं ना? आप सब दलित वंचित समुदाय से, मतलब गरीब समुदाय से ही है कि सब बड़े आदमियों के परिवार से हैं? गरीब हैं। अब गरीब हैं तो क्यों है? तो ये संस्था क्या करती है कि ऐसी समस्याओं का चिन्हीकरण करती है, विश्लेषण करती है कि यदि गांव में जो परिवार है सबसे ज्यादा गरीब परिवार होते हैं, अमीर परिवार तो कम ही होते हैं कि नहीं होते हैं, और उसमें से जो महिलाएं हैं, यानी कि जो प्रकृति का जो नियम है, जो महिला पुरुष हैं, तो आधी आबादी महिलाओं से है कि नहीं है? और अगर हमें अपनी गरीबी दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारी आधी आबादी है उसको भी काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और संस्था यही काम करती है कि महिलाओं को जागरूक करती है कि कैसे महिलाएं जागरूक हो, उनको किस प्रकार से आजीविका के रास्ते बताए जाएं कि वो कौन सी आजीविका करें, कैसे अपने परिवार को आय के अवसर को सृजन कर सके। आपको अगर अवसर मिलेंगे, हमें लगता नहीं है कि ऐसी कोई महिला होगी, क्योंकि परिवार की मुख्य धुरी होती है महिला, होती है कि नहीं होती है? ये आप सभी जानते हैं कि परिवार अगर चलता है तो मुख्य रूप से अगर उस परिवार की महिला समझदार है, उस परिवार को चलाने में अगर सक्षम है, तो वही परिवार अच्छा होता है कि नहीं होता है? और अगर हमारी आजीविका सुनिश्चित हो गई, यानी कि जो पुरुष हैं, हम उन पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा लगा करके चलेंगे, यानी कि जो जितने व्यक्ति हैं अगर वो सब मिल करके कमाएंगे, अगर एक पुरुष अकेला कमाएगा, जो गांव में अवसर नहीं है, और मान लीजिए पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, बहुत बड़े बड़े धंधे नहीं होते हैं, गरीब क्यों है? कारण तो यही है ना कि नौकरी है नहीं, बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है, खेती या पशुपालन 2 ही व्यवसाय होते हैं, और उनमें से अगर एक पुरुष अकेला ही करेगा तो परिवार नहीं चलता है। इसी बात के लिए संस्था काम करती है कि महिलाओं को कैसे नई चीजें बताई जाए कि कृषि और पशुपालन से संबंधित उनके व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, तो उनको अवसर मिला है कि उनको जो 1,25,000 रुपए सरकार से मिला है, प्लस वो घर से अपने कुछ लगा करके अपने समूह में कुछ ऐसे उद्योग धंधों को करें, उनको दे करके सरकार आपको लोन भी देती है। जैसा आप सभी परिचित हैं कि आप CCL ले सकते हैं, PMEDP है, तो कई योजनाएं हैं, बैंक से आप डायरेक्ट लोन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता तो हो कि आपको करना क्या है। तो जो हम बात कर रहे हैं कृषि की और पशुपालन की, पशु तो सभी पालते हैं, लेकिन उस पशुपालन में भी अंतर है कि आप अपने यहाँ एक तो सबसे पहले पशुओं की संख्या बढ़ाएं, पशुपालन अच्छी नस्ल के पशुपालन करें, यानी कि अच्छी ब्रीड के पशु पालें। उसके साथ साथ जब तक आप वैल्यू एडिशन करना नहीं सीखेंगे, अपने चीज को आप सही मूल्य में बेच नहीं पा रहे हैं। वो यही रहा है कि जो बेचने वाला है, जो काम करने वाला है, जिसने उस पौधे को या हम कृषि को कहें या दूध को कहें, किसी भी रूप में जो उस उत्पादक को तैयार करता है, वो व्यक्ति गरीब है गरीब की नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि आप किसान हैं, आप जो भी उपज पैदा करते हैं या दूध बेचते हैं, आप गरीब हैं, लेकिन दूधिया पैसे वाला है, होता है कि नहीं होता? जबकि न तो वो भैंस को चारा सानी करता है, जो किसान है वो गरीब है, जो दिन में रात में मेहनत करता है, खेतों में जाड़ा गर्मी बरसात कुछ नहीं देखता है, हल चलाता है, खाद पानी लगाता है, वो गरीब है। लेकिन जो दलाल है, जो मंडी में हमारा अनाज खरीदते हैं, वो अमीर है कि नहीं है? तो आप सबको केवल यहाँ पर ये तक सीखने की जरूरत है कि हम अपनी चीज को अच्छे दाम में कैसे बेच पाएंगे, क्योंकि आप जो चीज पैदा करते हैं उसको अच्छे दाम में नहीं बेच पाते हैं, चाहे वो दूध हो और चाहे वो अनाज हो।
तो समिति क्या करती है कि महिलाओं को ये तकनीकी साधन उपलब्ध कराती है, उस तकनीकी जानकारी के माध्यम से आपको आगे ले जाने का काम करती है। और जो आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये प्रौद्योगिक विज्ञान मीडिया ने हमें सहयोग दिया है, यानी संस्था को सहयोग दिया है। हम विज्ञान मीडिया का आभार भी व्यक्त करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आपके बीच हमें उपस्थित होने का एक मौका मिला है कि जो हमारे संसाधन है जिससे आपकी आजीविका चलती है, वो उन संसाधनों को हम कैसे बचा पाए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे हम उन संसाधनों को बेहतर रूप से संरक्षित कर पाए, तो उस पे आपको सोचना है। अब आजीविका के लिए आपके पास मुख्य रूप से गांव में अगर देखें तो खेती और पशुपालन, दो ही आपके पास आजीविका के अवसर हैं, आजीविका के साधन हैं। इन संसाधनों को आपको सुरक्षित भी रखना है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप करके जा रहे हैं, और आप भी जितने दिन का जिसका भी जीवन काल है वो कैसे अच्छे से कट सके, यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो परिवार को कैसे हम बेहतर रूप से चला सके। क्योंकि अगर हम जीवन देखें तो है क्या, जिसके पास जो परिवार है, हम बच्चों के लिए ही तो कुछ कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए कर रहे हैं, उनके व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद हर एक व्यक्ति का एक जीवन समाप्त होता है, निश्चित समय अवधि होती है उसकी। लेकिन हम सब यही सोचते हैं कि बच्चों को कुछ अच्छा करके जाएं। जैसे आप कृषि को देखते हैं तो कृषि में अगर आप बहुत ज्यादा रासायनिक उपयोग कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप अपने बच्चों को बंजर भूमि दे करके जाएंगे। बताइए, तो आप बच्चों के लिए जब सब अच्छा कर रहे हैं, आप उनको अच्छे संसाधन दे करके नहीं जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको क्या करेगी, आशीर्वाद देगी कि गाली देगी। तो हमें ये करना है कि हम अपने जो आजीविका के अवसर हैं उनको ये देखते हुए कि इनसे हम आजीविका को भी संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ी को भी हम बेहतर रूप से सौंप करके जाएं। आप जो पशुपालन करते हैं उसका सीधे दूध न बेच करके कुछ उसका वैल्यू एडिशन करें, यानी कि उस दूध को दही या पनीर या खोया के माध्यम से जब बेचेंगे तो आपको एक अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। इसी सब मुद्दों पर संस्था गांव-गांव ये अभियान के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, कार्यक्रम गोष्ठी के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है। मुख्य रूप से परिचय देने का काम हमने इसलिए यहाँ पर किया है कि हो सकता है इसमें बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी संस्था से परिचित नहीं थी। तो इस मंच के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि मुख्य रूप से आपको अपनी, यानी कि हर परिवार की अगर महिला जहाँ कुछ नहीं है, आमदनी बिल्कुल नहीं है, अगर वो 100 से 200 रुपए का भी काम करती है तो उस परिवार में आय वृद्धि होगी और उससे आपके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। तो आज के कार्यक्रम से हम अपेक्षा करेंगे कि आपको जो चीजें भी बताई गई हैं, जो यहाँ पर अभियान के माध्यम से आपको सीखने को मिला है, आप निश्चित रूप से जैसे वृक्षारोपण है, कृषि में रासायनिक उपयोग कम करेंगे, अच्छी नस्ल के पशुपालन करेंगे, अपनी फसल को या अपने उत्पादन को जो आप पैदा करते हैं, चाहे वो दूध हो और चाहे वो अनाज हो, उसकी मूल्य वृद्धि कैसे हो, इसके साथ आपको काम करना है कि हम अपनी जो चीज उपज कर रहे हैं उसको हम अच्छे दाम में कैसे बेचें। उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी है, उसके लिए एक रणनीति बनाना है, और आपको कहीं भी समस्या आती है, आप नहीं समझ पाती हैं, आप अपने उत्पाद को नहीं बेच पाती हैं, तो उसके लिए हम लोग आपको समय देते हैं। जो सरकारी विभागों का सहयोग होता है वो भी समिति के माध्यम से हम एडवोकेसी का काम भी करते हैं कि कैसे आपकी पहुंच, जो सरकारी विभाग हैं जो सहयोग करते हैं, जिनके माध्यम से आपको योजनाओं का लाभ मिल सकता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ग्राम्य विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आपको सरकारी लाभ मिलता है, उस काम के लिए भी पैरोकारी का काम संस्था करती है। कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
क्या ये संसाधन है जिनका हमें ईश्वर द्वारा जो चीजें हमें ईश्वर द्वारा प्रदान की गई, जो हमने जन्म होते ही देखा है, वही तो प्राकृतिक संसाधन है। क्या है प्राकृतिक संसाधन? धरती, आकाश, प्रकाश है कि नहीं है? हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे जिनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये सभी चीजें प्राकृतिक संसाधन है। पानी पीते हैं, ये प्राकृतिक है। कहाँ से आया पानी? ये सभी चीजें प्राकृतिक। हम पेड़ पौधों का कटान करते चले जा रहे हैं। क्या हम कितने पेड़ लगाते हैं? जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, क्या उन पेड़ों को हम लगाते हैं? उन पौधों को हम लगाते हैं? नहीं लगाते ना। इसीलिए जरूरी है कि जितने भी ये प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका हम संरक्षण करें। संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगी, प्रबंधन करेगी, क्योंकि इनका हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सब प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रबंधन और इनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारे अकेले के लिए नहीं है। हमें ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है, ये हमें किसी ने हक नहीं दिया कि इसको हम बर्बाद करें। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जितनी ही मात्रा में हमें इन चीजों की आवश्यकता हो, उतनी ही मात्रा में हम उसका प्रयोग करें। यदि कोई उसे बर्बाद कर रहा है तो उसे हम रोकें और उसे हम टोकें। इसी के साथ में सरकार द्वारा व्यवस्थाएं तो बहुत दी गई हैं। किसान सम्मान निधि मिल रही है। आप लोग इन चीजों का ध्यान दीजिए कि जिसको नहीं मिल रही है, जिसका आ रहा था रुक गया है, तो आप लोग केवाईसी करवा लीजिए कि केवाईसी में अगर मतलब आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो इसलिए आपका किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा। लेकिन जरूरत है आपको जागरूक होने की। जैसे कि आप लोग पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन में आपने अगर बकरियां पाली है या भैंस पालन किया है तो आप लोग उनका बीमा करवा लीजिए। और जो कोई जिसके पास पैसा नहीं है, आपके पास जमीन है और अगर पशुपालन करना चाहता है तो एक साइट है NULM, उस साइट पे जाकर के आप आवेदन कर दीजिए। और आपका अगर बैंक से क्रेडिट अच्छा है, आप अगर डिफॉल्टर नहीं है, तो आपको 40 लाख तक का लोन मिल जाएगा पशुपालन करने के लिए। और 40 लाख का अगर लोन मिलेगा तो आपको उसमें 50% छूट सरकार दे रही है। लेकिन छूट कैसे मिलेगी? ये नहीं है कि आपने 40 लाख का लोन लिया या 10 लाख का लोन लिया तो आपको केवल 5 लाख ही जमा करने हैं, 5 लाख नहीं जमा करने। आप उसको जमा पूरे करने हैं, लेकिन आपको वो छूट आपके खाते में वापस आएगी जब आप उसको समयानुसार जमा करेंगे। आप उससे पशुपालन, बकरी पालन कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए। आप उसमें उस लोन से आप शेड बनवाइए और बकरी पालन कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसे कि हमारी जो जमीन है, जो हमारी उपजाऊ जमीन है, उसमें हम सभी क्या कर रहे हैं? हम लोग वैसे ज्यादातर कोशिश क्या होती है, जमीनें बिकती नहीं है इतनी जल्दी। हमारे आपके यहाँ जमीन है थोड़ी है, आपके बाबा परवाजा से चली आ रही होगी, वो आपने अपनी खरीदी है। किसी और की पुश्तैनी जमीन होगी तो पुश्तैनी होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन आप उसको अगर बर्बाद कर रहे हो तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तो बेकार है। जब वो उपजाऊ ही नहीं होगी, उसकी शक्ति ही कम हो जाएगी, तो वो बेकार ही क्या है, वो फिर वो बंजर जमीन है। तो इसलिए रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके देसी खादों का प्रयोग करें। इसीलिए इस तरह के जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है कि अभी तो हम सभी जानते ही नहीं थे, आप लोग जानते ही नहीं थे कि प्राकृतिक संसाधन है क्या, जबकि सभी व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा है। अपने किचन गार्डन में फर्श पर
ट्यूबवेल पर, खेतों पर, बागों, मेड़ों पर 5 पौधे अवश्य लगाएं पंच परमेश्वर के रूप में, जिसमें 4 पौधे अपने पूर्वजों के लिए छोड़ के जाएं, 1 पौधे से खुद की मिट्टी में मिल जाए जल के, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और ऐसा कोई नहीं कि जो उस मिट्टी जब हमारी हो जाती है तो हम शायद इस लकड़ी के पेड़ से ही जलाई जाती है, तो कम से कम अपने कार के लिए तो 5 पौधे लगाना। पर 5 पौधे कौन अवश्य लगाएं? किचन गार्डन में कौन लगाएंगे, बागों में कौन लगाएंगे? देखिएगा, जंगल में लगाने वाले ऑक्सीजन देने वाले पौधे, घरों में ऑक्सीजन देने वाले पौधे, चूंकि ये जब किसी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो देखिएगा कि 150 रुपए से लेके 300 रुपए के हिसाब से हमारे नर्सिंग होम हमें ऑक्सीजन देते हैं। चूंकि इस समय प्रदूषण, केमिकल अधिक पालना बहुत उपयोगी है। अभी आपने देखा प्लेटें बड़ी मात्रा में कम होगी, डॉक्टर लिख देता है बकरी का दूध पीजिएगा। बकरी और भेड़ का दूध एक ऐसा उपयोगी दूध है जो लगातार 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम 5 दिन ले लेंगे, 3 दिन में 1 से 2 लाख प्लेटें लेंगे। प्लस मैं चाहूंगा इन महिला समूह को कि बकरी का दूध कलेक्शन सेंटर अलग बनाए और आप 10 अस्पतालों को दूध पूर्ति नहीं कर पाएंगे। वहां पर आप देखिए दिल्ली जैसे शहर में राजस्थान से आने वाले पालक 2000 रुपए तक बेचते हैं, कानपुर में 500 से 1000 रुपए तक लीटर बेचते हैं। तो बकरी का खोया और बकरी का दूध कलेक्शन करिए अलग समूह के नाम से, और यदि एक्स्ट्रा हो तो डेयरी में डालने लगिए, डेयरी भी अलग, अमूल डेयरी ने एक सिस्टम बना रखा, बकरी का दूध का कलेक्शन अलग करने का प्रावधान करिए, तो आपको अलग रेट में खरीदेगी। प्लस आप जितने नर्सिंग डॉक्टरों से संपर्क कर लीजिए, वहाँ अपना मोबाइल नंबर, रैपर, चक्का, ये फोल्डर करके तो वो कनेक्शन दे, घर पे आने का अलग रेट लीजिए, पहुँचाने का अलग लीजिए। अब बकरी इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी तरीके से पाली जाती है, और बकरी जमुना पारी, क्योंकि इसी पचनदे के बेल्ट में जमुना पारी बकरी के उदय हुआ, वो मीट प्लस बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसी के दोनों क्रॉस से एक बर्बरी बकरी निकाली गई है जो 2 से ज्यादा बच्चे देती, दूध प्लस मीट की दोनों को उपयोगी है। बकरी समूह के CCL पैसे से करके आप अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं, प्लस दूध कलेक्शन करके उससे बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि बर्बरी बकरी 1 लीटर से ऊपर दूध आसानी से दे देती है। आप चरा के उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो घर बांध के सानी खिला के भी इस पशु को आराम से पाल सकते, और जब प्लेटें कम हो तो मनमाने रेट पे दूध बेच सकते। तो बहुत उपयोगी चीजें हैं जो समूह में लोग कहते हैं मैं रोजगार नहीं, रोजगार करने वालों की कमी है, रोजगार की कमी नहीं। क्योंकि कोविड आने के बाद समूह को जो CCL और जो पैसा उपलब्ध कराया जाता, पहले 2% पे था, अब 1% पे आसानी से रोजगार सृजन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ आयुष्मान कार्ड इस गांव में हम लगवाए हुए थे, कितने लोगों का लाल कार्ड है? मैं कुछ आजीविका के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही लोग बता चुके हैं, आप लोग भी चुकी हैं, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि मेन लाभ कहाँ है। हमारे ब्लॉक से एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, सहभागिता योजना। केवल एक और औपचारिकता है कि फार्म भर देना है, पासबुक की छाया प्रति देनी है, आधार कार्ड देना है, और उसके बाद से हमारे यहाँ फॉर्म जमा हो जाएगा, हम गाय वहाँ से दे देंगे, और फिर जो है उसका दूध आप खाओ और 1500 रुपया भी देंगे। इतनी अच्छी स्कीम है, लेकिन कोई भी इसके लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहा है, या तो जानकारी नहीं है या तो तैयार नहीं हो रहा है। ये भी एक हमारे यहाँ छूट है, मैं छूट देने के लिए तैयार हूँ कि यदि आप गाय का दूध खा लो, यदि नहीं दूध दे रही है तो जाकर दूसरी ले आ लो, इतना भी सुविधा दे लेंगे, दूध ही खाओ। तो मैं रीना जी से ये अपेक्षा करूंगा
कि ऐसी महिलाओं को, जो समूह की महिलाएं या गांव की महिलाएं जुड़ी हैं, उनको आप तैयार करें और हमारे यहाँ से सहभागिता योजना में इनको गाय दिलवाएं। पहला लाभ ये होगा। दूसरा चीज़ ये है कि हर घर जल योजना की बात चल रही है। जैसे अभी चल रहा है कि जैसे अभी बताए कि जल का संचय कैसे करें, तो जो समर हम लोग चलाते हैं, सबसे मैक्सिमम घरों में समर लगा हुआ है, उस पर सरकार रोक लगाने जा रही है, क्योंकि पानी का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है और पानी बचाना है। उसके लिए ये हर घर जल योजना सरकार जो है पानी की टंकियां हर गांव में लगवा रही है। उससे हमको कनेक्शन लेना है और जितनी पानी की जरूरत हो उतना ही लेना है। उसमें एक चीज़ और आपको करना है कि जैसे पानी जो गिरता है, एक ब्लॉक से स्कीम हम दे सकते हैं कि सोकपीट बनवा सकते हैं। जैसे आपका नल कहीं है, कुछ भी हो, पानी इधर उधर बह रहा है, तो आप अपने घर के पास में सोकपीट बनवाओ। जब जल नीचे ही रहेगा, संचय होगा, तभी तो हमको पानी मिलेगा। जब संचय नहीं होगा तो पानी कैसे मिलेगा? तो यदि कोई सोकपीट बनवाना चाहता है तो उसको भी ब्लॉक से हम सुविधा दे सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान ये है कि जैसे मैं भी महसूस करता हूँ, जैसे आप लोग हैं, आपके यहाँ बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है। यदि किसी का भी विकास आगे होना है, विकास करना है, तो उसके घर में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं है तो उसके घर का विकास कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या करना है? तो अपने घर में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ कि सबसे पहला शिक्षक माँ ही होती है, पिता नहीं। तो माँ ही शिक्षक है, माँ को ही आगे बढ़ाना है। इसलिए अपने बच्चों को आप शिक्षा दें। देखो, वृक्षारोपण करने की बात आती है, लेकिन ये सब जो फलदार पौधे हैं, यदि कहीं एक भी लगा दें, आजकल तो पपीते का ऐसा आ रहा है कि 12 मास फल दे रहा है। लगा दो, उसकी सब्जी खाओ, खूब आराम से, वो भी पौष्टिक है। महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं सीमा से लेकर के और हवाई जहाज तक चलाना शुरू कर दी। आप भी बाहर निकलो और कार्य करो। गांव में फैली गंदगी पर ध्यान देंगे। प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे एवं अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। अपने गांव के तथा आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे और न ही करने देंगे। हम सब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। बोलो भारत।